एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर को, लेकिन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक भी रिसर्चेस जो है वो ऑनगोइंग है। तो अभी हमें क्या पढ़ना, पहले हम पुराने से नए की तरफ चलेंगे, और फिर जो प्रेजेंट में जो मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है हम उनको लेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जो पुराने वाला है उसका ले लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी आई थी हमारे पास एक डाल्टन, लगभग 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग की ये थ्योरी थी। डाल्टन थ्योरी कहती थी कि ये जो एटम है वो अनडिविजिबल है, तो यानी कि इसमें कोई भी फर्दर सब पार्टिकल नहीं होता। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए कुछ सब पार्टिकल। जब सब पार्टिकल्स आ गए फिर आ गई नई नई थ्योरी जो एटम के अंदर इन सब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को डिस्प्ले करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी तो आया कि थॉमसन मॉडल। ठीक है, सर जे थॉमसन का मॉडल था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, वाटरमेलन मॉडल आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद कुछ और मॉडल्स आए। देन आफ्टर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, जो सबसे लंबे टाइम तक एक्सेप्टेड रहा, वो आया रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, वो आया था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने पहली बार एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है इसकी एटम की वो डिस्क्लोज की थी। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो न्यूक्लियस के लिए उन्होंने बताया, डाल्टन ने तो कहा कुछ नहीं है, केवल यही है बस फाइनल। थॉमसन ने कहा कि ऐसा 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 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच बीच में पड़े हुए हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, देयर इज प्रोटॉन्स, देयर इज न्यूट्रॉन्स, जो कि सेंटर में एक टाइनी न्यूक्लियस है उसके अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर छोटे छोटे ऑर्बिट से जिनमें रहते हैं। बट रदरफोर्ड की डिस्कवरी अपने टाइम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट थी, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्बिट्स ये जो बताए गए हैं, कुछ शेल्स हैं ऑर्बिट्स जिनमें वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन ऑर्बिट्स के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस नहीं कर पाए। तो उसके बाद आया रदरफोर्ड के बाद आ गया हमारा बोर मॉडल। बोर्स मॉडल ने ऑर्बिट्स को भी फुल्ली एक्सप्लेन किया। ठीक है, आफ्टर रदरफोर्ड जो बोर मॉडल था, उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो टाइनी न्यूक्लियस के अंदर ही छोड़ा है, लेकिन उन्होंने इन ऑर्बिट्स को प्रॉपर स्टडी किया। और इन ऑर्बिट्स का साथ में कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्हें आप एच स्पेक्ट्रम सीरीज में पढ़ते हैं। ठीक है, एच स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, जिन्होंने जो लाइमन, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है, ये सारी सीरीज जो थी ये सब मिला के इन्होंने एक अल्टीमेट मॉडल दिया कि इस तरह से कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, हर ऑर्बिट का अपना एक एंगुलर मोमेंटम है, हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है, रेडियस है, सब कुछ फिक्स है, और रेडियस भी फिक्स है और एनर्जी भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जब वो जाते हैं तो वो अपने अल्टीमेट एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बोर मॉडल को भी बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला, रदरफोर्ड को भी मिला, बट अल्टीमेटली बोर में भी कमी आ गई। ठीक है, सो अब एट टाइम हम कहाँ हैं? हम एट टाइम सबसे लेटेस्ट मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल, अब हमें इस मॉडल की क्यों? बिकॉज जो बोर मॉडल है उसने एटम की स्ट्रक्चर को तो बहुत अच्छे से डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, डिस्प्ले किया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्च ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को सर्च करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, सो क्वांटम मॉडल जो है वो अपना बेस पार्टिकल मानता है इलेक्ट्रॉन को, और क्वांटम मॉडल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके और फिर उसको हम एटम के अंदर स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? तो पहले तो यही कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रॉन है क्या। अच्छा, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए हर चीज को जानने की कि ये है क्या। सारी की सारी रामायण खत्म हो गई, सब पढ़ लिया, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, पता नहीं, किसी ने देखा नहीं। पार्टिकल है तो किसी ने सेपरेट किया होगा ना, नहीं, लेकिन शायद इसका चार्ज है, मास है,
तो ये एक पार्टिकल ही होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये तो स्कैटर करता है, डिफ्रैक्शन भी शो करता है, तो ये एक वेव है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक बीम, जब करंट सप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन ही तो माइग्रेट करते हैं, तो वो तो सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या एक वेव है ना। सो यहाँ पे कंफ्यूजन है। सो दिस कंफ्यूजन इज फाइनली स्टडीड बाय अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट। उनमें से कुछ खास नाम हैं जिनमें कि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ में जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज इम्पोर्टेंट, और तीसरी चीज डी ब्रोगली क्लासिकल इक्वेशन है, पेपर में 100% आती है, 100 नहीं तो 90 तो है, 90% चांसेस होते हैं डी ब्रोगली के आने के, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि हमारी अल्टीमेट इक्वेशन बनी है फॉर टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसका बेस ही डी ब्रोगली इक्वेशन बनाती है। सो डी ब्रोगली इक्वेशन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन है क्या। सो प्लांक ने एक डिस्कवरी की, ठीक है। अब हमारे पास, अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा क्लासिकल पे, जैसा मैं स्टार्टिंग क्लासेस में करती हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग की कोई क्लास नहीं देखी है तो थोड़ा सा कहते हैं कि वो जो यूनिवर्स है ना हमारा यूनिवर्स, ठीक है, उसमें दो ही चीजें हैं, एक है एनर्जी और एक है मास, ठीक है। एनर्जी का मास में और मास का एनर्जी में इंटर कन्वर्जन हो सकता है, होता है, ठीक है। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में कन्वर्ट हो सकती है। मास सर्टेन अमाउंट तक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी जो है सर्टेन अमाउंट तक मास में कन्वर्ट हो जाती है। इसी की स्टडी को हम साइंस में लेके आते हैं। साइंस में क्या, एनर्जी टू एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या माने, ये मास है या एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी क्या है, वेव की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आए प्लांक। प्लांक ने कहा कि जो मैक्स प्लांक थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी है, उन्होंने कहा है कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि कोई भी वेव है, एनी वेव, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी वेव है, अगर वो न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करती है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के बराबर, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि वेव जो है उसके अंदर छोटे छोटे, क्योंकि प्लैंक की थ्योरी को क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्वांटम जो वर्ड आया है वो आया है क्वांटा से। क्वांटा क्या है, क्वांटा, क्वांटा का मतलब है असॉर्टेड पैकेट्स, ठीक है, पैकेट है पूरे के पूरे। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक कि कोई भी एनर्जी बीम है, चाहे वो किसी भी फॉर्म का एनर्जी बीम है, ठीक है, कोई भी एनर्जी बीम है, एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स यानी कि क्वांटास के रूप में आती है। हम बेसिकली हम एग्जांपल लेते हैं सनलाइट का, तो सनलाइट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो रेडिएशन क्या है, वो छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट की अमाउंट होती है एच न्यू, यानी कि ये किसके ऊपर निर्भर करती है, न्यू के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। छोटे छोटे टाइनी पैकेट से बनके बीम आ रहा है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। और ये बीम जब वन टाइम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे स्ट्राइक करता है तो एक क्वांटा को यहाँ पे गिव अप करता है, बाकी ये जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज होके एच न्यू नॉट की फॉर्म में निकल जाती है। ये जो स्ट्राइक होता है, ठीक है, वन स्ट्राइक वन क्वांटा, ठीक है, इनका रिलेशन है, ठीक है। और ये जो यहाँ से चेंज होता है, ये जो एच न्यू फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट में चेंज हो गई है, इसका मतलब है दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड विद द पार्टिकल, विद द सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस है, ठीक है। तो प्लैंक ने कहा कि एनर्जी जो है वो रेडिएशन में होती है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, यानी कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, यानी कि पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में आते हैं, है ना। इनका कंटिन्यूअस निकलना जो है इनको एक वेव की फॉर्म देता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ में दोनों प्रॉपर्टीज, जो प्लैंक ने हमें प्रॉपर्टीज बताई थी वेव की, और जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज हमें मास और चार्ज से मिली हैं, ठीक है, वो दोनों प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, दोनों का सपोर्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि ड्यूअलिटी है इसकी नेचर में,
ड्युअलिटी इन नेचर, इसकी नेचर में ड्युअलिटी है, ठीक है। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का बीम है, ठीक है, तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। अब वेव की तरह बिहेव करेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन होता है। वेव की तरह बिहेव होगा करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्कैटरिंग करता है, स्कैटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं पार्टिकल के सपोर्ट में कुछ टॉपिक्स लेके आऊं, तो पार्टिकल प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है दो इफेक्ट है, ठीक है। एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रॉपर्टी दोनों है, यानी कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी है, यानी कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी शो कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, दूसरी तरफ उसके अंदर वेव की भी प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, स्कैटरिंग शो कर रहा है। अगर दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो इसका मतलब वो ड्यूअल नेचर का हुआ, तो उसकी एनर्जी हम बाय एनी फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव के लिए फॉर्मूला प्लैंक ने पहले से दिया हुआ है, E = h/nu, ठीक है। तो जो भी उसकी वेव की प्रॉपर्टी है, सॉरी इधर लिख दिया मैंने, अरे E = h/nu, ठीक है। जो वेव की प्रॉपर्टी है वो E = h/nu से हम निकाल सकते हैं। बट इन केस अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल लें तो इसकी प्रॉपर्टी होगी E = mc², है ना, आइंस्टाइन का फॉर्मूला। अब दोनों को मिला के डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी, ठीक है। डी ब्रॉगली की इक्वेशन बड़ी क्लासिकल है। क्यों है क्लासिकल? क्योंकि डी ब्रॉगली ने कहा है कि मैं रिलेट कर सकता हूं दोनों की एनर्जी को, ठीक है, दोनों की एनर्जी को रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने के बाद जो फॉर्मूला डेवलप होता है, दैट हम वेव प्रॉपर्टी को और पार्टिकल प्रॉपर्टी को, m को और न्यू को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो दोनों नेचर है, तो हम इस E को E के इक्वल मानते हैं। हम कह सकते हैं mc² = h/nu फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अल्टीमेटली हम यहाँ पे न्यू का रिलेशन m से निकालते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा h/mv, ठीक है। ये जो इक्वेशन पर्टिकुलर रिलेशन है, ये कहलाता है हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, mv जो है वो मास और वेलोसिटी है, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं h/p, p जो हो गया उसका मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज जो हैं, पार्टिकल और वेव दोनों को मिला के हमने एक नई प्रॉपर्टी निकाला, एक नया रिलेशन निकाला है। दिस इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली। क्लासिकल है बहुत ज्यादा, ठीक है, पढ़ लेना जरूर, क्योंकि डी ब्रॉगली के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा। इसका शॉर्ट नोट ई बुक है ना, वहां से ले सकते हो, पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। कमेंट करो, आपको आपके पास ई बुक आ जाएगी, ठीक है। ई बुक के अंदर अच्छा खासा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डी ब्रॉगली का। और बाकी आप पर्सनली अगर पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दे दी। अब इक्वेशन के बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या आया कि क्या ये इक्वेशन सबके ऊपर है, तो हाइजेनबर्ग आए। हाइजेनबर्ग ने अपनी एक अलग थ्योरी प्रेजेंट की कि अगर हम, अब क्योंकि हम केस को फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, अब क्या हुआ, अभी बोर तक मॉडल पढ़ लिए गए, लेकिन बोर के मॉडल तक भी किसी को इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी नहीं पता चली कहाँ पर है, ठीक है। सो वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं है ना। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द सर्किट, है ना, कैथोड रेज बनाई, लेकिन मिला ही नहीं है। आयनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मिला ही नहीं है। सो उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हाइजेनबर्ग ने पहले एक थ्योरी दी है, ठीक है। एक उन्होंने अपना एक जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हो,
so it is impossible to find out exact momentum and the position of the object. यानी कि अगर आप मोमेंटम निकालने जाओगे तो पोजीशन खो दोगे, और अगर पोजीशन निकालने जाओगे तो उसका मोमेंटम या वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है ये पता करोगे तो पोजीशन नहीं मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड नहीं होगा। अगर आपने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो आपने उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पढ़ पाने है, ठीक है। यानी कि दोनों का साइमल्टेनियस जो रिजल्ट है वो नहीं पॉसिबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मतलब इट इज अनसर्टेन, नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता, इट इज अनसर्टेन। तो उन्होंने क्या कहा दैट डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड डेल्टा पी इन दोनों का साइमल्टेनियस हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता इनका साइमल्टेनियस जो अकरिंग है, जो एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड आउट है, हो नहीं सकता। सो इट इज ऑलवेज having an error greater than or equal to h upon 4 pi। इतनी एरर आनी ही आनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की प्रॉपर्टी क्या है, अब इतनी तो आनी ही आनी है, एरर तो आनी है। अब एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे आप एक कार जा रही है, ठीक है, कार जा रही है। सो जब आप फिगर आउट करते हैं दैट्स द कार, तो इतनी देर में वो कार कहाँ चली गई, ठीक है, तो पेस में है ना, उसमें एक पर्टिकुलर मोमेंटम है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रही है। अब क्योंकि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाता है, कार जो है जब आप पॉइंट आउट करते हैं उस उतने सेकंड्स में वो कुछ पॉइंट्स आगे जा चुकी होती है, ठीक है। सो ये तो कार तो बहुत बड़ा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो गई, इसलिए आप पोजीशन डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब जब आप पॉइंट आउट करेंगे माइक्रोस्कोप में कि ये रहा, तब तक वो वहां से मूव कर चुका होगा। सो दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब इतनी चीजों से क्या पता चला, अल्टीमेटली क्या ज्ञान मिला कि इलेक्ट्रॉन को पहले ढूंढा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पहले ढूंढो, उसको पहले पता करो कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ठीक है, कितनी उसकी वेलोसिटी है। अब इसे ढूंढने के लिए हम पहले इलेक्ट्रॉन को स्टडी, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है कि पार्टिकल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों एस्पेक्ट्स को सर्च करेंगे, अगर हमें एज पार्टिकल मिलता है, अगर हमें एज अ वेव मिलती है। ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी ना, इसने बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। इस डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज करके और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का यूज करके श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन निकाली, ठीक है। श्रोडिंगर ने इक्वेशन निकाली, ये आपने 11th में पढ़ी है, ई साई इज इक्वल्स टू एच साई, ठीक है, ई साई इज इक्वल्स टू एच साई। अब ये साई क्या है, ठीक है, चलो आज के लिए बस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इसको, साई क्या है, ठीक है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, साइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो चाहे तो ई बुक, ऑडियो बुक कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो बुक भी अवेलेबल है। अच्छा, परचेज कर सकते हैं ऑडियो बुक भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, जितना भी हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल होगा। जो बच्चे पर्सनलाइज्ड क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, आप लोग उनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम 15 डेज 1 मंथ और टॉपिक वाइज बैच लगाते हैं। अगर कोई टॉपिक है, डाउट क्लियर क्लासेस जो हैं उसके लिए चल रही हैं, सो आप रजिस्टर कर सकते हैं मेल आईडी पे केमिस्ट्री रीडिफाइंड की। एंड थैंक यू, विल मीट इट। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जरा कमेंट कर देना, कुछ ऊपर नीचे हो तो, ठीक है, कुछ अगर समझना हो और कुछ अगर समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मीट इन नेक्स्ट सेशन।